किस्म का इलेक्शन कराया गया, तब हो तुम्हारी इस अवामी ताकत पर। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ये धांधली नहीं हुई इलेक्शन, ये धांधला हुआ है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से सवाल निशान है। जिस पार्टी की बुनियादी धांधली पे रखी जाए वो पार्टी आगे क्या करेगी? We'll be going for a very targeted operation. हमने सिर्फ एक चोर को पकड़ना, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। माइनस इमरान पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तनाज़े का शिकार हो गए हैं। मुखालिफ सियासी जमातों की अक्सरियत ने पीटीआई की इस एक्सरसाइज को बोगस और नाकाफी करार देते हुए सख्त तनकीद का निशाना बनाया है, जबकि बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। देखना है कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है, क्योंकि बल्ले के निशान का हुसूल कमीशन के फैसले पर मुनहसर है। इस दौरान आज खुसूसी अदालत ने बानी चेयरमैन पीटीआई पर साइफर केस के फर्द जुर्म जो है वो 12 दिसंबर को आयद करने की तारीख दी है। इस मौके पर पीटीआई वकला ने बैनुल-अक़वामी ऑब्जर्वर्स को ट्रायल देखने की इजाज़त देने का मुतालबा भी किया है। इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि साबिक आर्मी चीफ और अमरीकी सफ़ीर को भी गवाही के लिए तलब किया जाए। ये इस तरह के ट्रायल्स ये बंद किए जाएं, फिर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट फॉरेन मीडिया और पूरा पाकिस्तानी मीडिया उसको देखने की इजाजत हो, और उसके साथ ही इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स उनको भी ये ट्रायल देखने की इसलिए कि इसकी डायमेंशन है इंटरनेशनल। इमरान खान ने अंदर कहा भी है कि अमेरिकन एम्बेसी का नुमाइंदा उसको भी अदालत में बुलाया जाए। साबिक जर्नैल का भी उन्होंने नाम लिया है। आज बानी चेयरमैन पीटीआई से मंसूब एक और अहम बयान भी रिपोर्ट हुआ, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि डोनाल्ड लू के कहने पर जनरल बाजवा ने सब कुछ किया। याद रहे कि गुज़िश्ता माह हाई कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दिए जाने वाले साइफर ट्रायल में पीटीआई की जानिब से दी गई गवाहों की लिस्ट में इन दोनों शख्सियात का नाम शामिल नहीं था, जबकि इसी साल फरवरी में वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए इंटरव्यू में बानी चेयरमैन ऑन रिकॉर्ड हैं कि रजीम चेंज साजिश असल किरदार अमरीका नहीं बल्कि यहाँ से हुई है। ये साजिश अमरीका से यहाँ इम्पोर्ट हुई बल्कि पाकिस्तान से अमरीका एक्सपोर्ट हुई थी। एक बार फिर असल साजिश का जिम्मेदार अमरीका को ठहराया जा रहा है। सवाल ये है कि इस ताज़ा तरीन यू टर्न का मकसद क्या है? क्या बातचीत के लिए रास्ते तलाश किए जा रहे हैं? क्योंकि दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का भी एक और अहम बयान है हमारे सामने, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में इंतखाबी मुहिम के लिए अमन व अमान की सूरत हाल को मखदूश करार दिया गया है। लेकिन नून लीग ने वाजे किया है कि अवाम को मसाइल से बचाने के लिए इलेक्शन ज़रूरी है, मगर इलेक्शन में जाते हुए नून लीग को लाडलेपन के सवालात का सामना भी करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ IPP रहनुमा इमरान इस्माइल ने इलेक्शन कमीशन पर नून लीग को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगाया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के अंदर से तनकीद कर रहे हैं, जबकि दानियाल अजीज़ के इल्ज़ामात और टिकटों पर इख्तलाफात मज़ीद मसाइल का बाइस बन रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल से नून लीग कैसे निपटेगी, इन तमाम इशूज़ पर आज हम बात करेंगे। हमारे सामने मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, अज़मा बुखारी साहिबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, महमूद मौलवी साहब रहनुमा पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। आप तीनों का जो है वो बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साहब, मैं ज़रा आपसे पहले पूछना चाहता हूँ, अब एक बार फिर खान साहब ने जो है वो डोनाल्ड लू को ज़िम्मेदार करार दे दिया है, साबिक आर्मी चीफ को करार दे दिया है। इन तमाम बयानात से हासिल क्या करना चाहते हैं? क्योंकि ना आप लोगों ने गवाहों की फहरिस्त में ये नाम डाले इस मामले में, लेकिन आज चूंकि आपको पता था कि एक मीडिया भी मौजूद होगा, एक नया दोबारा से यू टर्न लिया है और ये कहा है कि जी ये दो लोग हैं दोबारा से, इससे पहले कह रहे थे ये एक्सपोर्ट हुई है, इम्पोर्ट हुई है। इस सारी स्ट्रेटजी का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो जितना मुझे याद पड़ता है शुरू से, इसमें उन्होंने इन दोनों लोगों के नाम पहले दिन से लिए, ठीक है। ये नहीं था कि पहले दिन वो एक के नाम लेते दूसरे नाम लेते, दोनों के दरमियान में था। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने शुरू में बता दिया है, इस चीज़ को वैलिडेट कर दिया है कि उनका और जनरल बाजवा का 2019 से बात शुरू हो गई थी। उन्होंने कह दिया है कि हमने तो ये सब कुछ, हमारे ये एग्रीमेंट 2019 से स्टार्ट हो गया था। अब अगर हम इस बात को देखते हैं तो किसने किसको कहा है, पहले किसने कहा है? डोनाल्ड लू ने जनरल साहब को कहा है, जनरल साहब ने डोनाल्ड लू को कहा है। व्हाटएवर इट इज, द फैक्ट इज इन दोनों ने एक दूसरे की मदद की। अब उसमें पहले किसने कहा है, बाद में किसने कहा है, दैट बिकम्स इमैटेरियल। अच्छा, मैं और आप मिलके, मैं और आप देखिए, मुझे जरा ये बताएं आप, एक मिनट कि बुनियादी फर्क है सारे आर्गुमेंट में। एक आर्गुमेंट में फर्क ये है कि पहले ये कहा गया कि ये साजिश अमेरिका ने की, फिर ये कहा गया ये साजिश यहां से एक्सपोर्ट हुई है, अमेरिका को यहां से कहा गया कि इनको हटाओ, फिर ये कहा कि नहीं, अमेरिका ने इनको कहा कि यहां से इनको हटाओ, और आज फिर कह रहे हैं कि जी वो डोनाल्ड। देखें,
और गवाहान की फहरिस्त में आप नाम नहीं देते। देखिए वो लीगल का काम है, मेरा काम नहीं। लीगल की तो मसला है ना कि आप लीगैलिटीज को एक तरफ रख के प्रोपेगेंडा को दूसरी तरफ रखना चाहते हैं। अगर आप लीगल काम है तो फिर तो आपको सबूत के साथ ये चीजें देनी चाहिए थी, वहां नाम नहीं दिया। साइफर इज अ सबूत। आपने साइफर आते रहते हैं इस पर हमारी 2 साल हमने इस पे कई प्रोग्राम किए। साइफर हर मुल्क को आते हैं सर जी, कौन कैसे खेला ये एक सवाल है। एक मिनट है। साइफर आते रहते, साइफर इज नथिंग बट अ कोडेड मैसेज। ये कोई ये नहीं है कि मैं आपको वलीमे के वो दाख्ता दे तो वो नहीं। साइफर इज व्हाट हमारे जो वहां पे जो एम्बेसडर है उनके साथ बाकी लोगों ने क्या बात की उसको भेजा जाता है, ठीक है। साइफर क्या कहता है? साइफर ये कहता है, उसकी जो लैंग्वेज है वो ये साइफर हमें पता है क्या कहता है, ठीक है। साइफर बहुत दफा डिस्कस हो गया, मुझे ये पता है। फिर कानूनी तौर पर आप लोगों ने इसको सबूत के तौर पे, गवाहान के तौर पे या ये तो ये देखिए, ये आई एम नॉट अ लीगल पर्सन, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज़ यू आर नॉट कंटेस्टिंग दैट केस इन द सुप्रीम इन द कोर्ट। आस्क द लीगल, यू ट्राइड लेवल बेस्ट टू प्ले अप विद। अगर आप समझते हैं कि ये केस जेन्युइनली, अगर ये ना होता, अगर ये उस जगह पे ना होता, अगर चलो हमारा नहीं है, वो जो लोग हम पे कर रहे हैं वो बुला ले उनको एज अ गवाह कि जी हम लोगों ने ये नहीं किया, वो बुला ले। इंटरप्रिटेशन से डीकोड होती थी, अगर इंटरप्रिटेशन से चीजें डीकोड होती, साइफर्स डीकोड होते इंटरप्रिटेशन से किसी पॉलिटिकल पार्टी के, तो आज इस मुल्क में या बल्कि दुनिया के किसी मुल्क में कोई सफीर किसी को कुछ ना भेज रहा होता। मदाखलत हुई है, एग्रीड सर, मदाखलत हुई है कि नहीं हुई है? मेरी गुजारिश सर, मुझे एक बात बताएं ना, मदाखलत हमने पहले दिन से कह रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल हो गया। एक मिनट है ना, एक मिनट आदिल साहब, लेट्स गो वन स्टेप एट अ टाइम। एक मिनट, क्या पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसने ये एडमिट किया कि मदाखलत हुई है? एडमिट किया है ना, ये तो न्यूज़ पे हुआ है। अच्छा, अब मदाखलत कब होती है? मदाखलत तब होती है जब किसी वजह से कोई लोग आपस में मिलके कोई प्लानिंग करते या कोई साजिश मुझे करते। बताएं, जिन्होंने पहले तो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये कहा कि मदाखलत हुई है, उन्होंने ये नहीं कहा कि साजिश हुई है, ठीक है सर, मेरी भी तो सुन लेना। अच्छा, डॉक्टर साहब मेरी भी बोलिए। मदाखलत कहा है, साजिश नहीं कहा। अच्छा, मैं तो इस बहस में नहीं जाता मदाखलत और साजिश वाली पे। मेरा तो सिंपल सा आर्गुमेंट ये है, मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं अगर उन्होंने आपके खिलाफ साजिश भी की है, आप उन्हें 6-6 महीने की एक्सटेंशंस दे रहे थे, आप उन्हें अनलिमिटेड एक्सटेंशंस ऑफर कर रहे थे, आप उन्हें सर नहीं करें ना सर, या आप एक तरफ खड़े होंगे या आप कहेंगे साजिश हुई है या आप कहेंगे साजिश नहीं हुई है। यानी अजीब सियासत है आपकी कि आप कह रहे हैं साजिश मेरे खिलाफ हुई है लेकिन मैं एक्सटेंशन भी दूंगा आपको। सर ये पॉलिटिक्स हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। अज़मा बुखारी साहिबा, ये मुझे बताएं कि बानी चेयरमैन का जो रिसेंट बयान आया है और अब फिर तब्दीली आ गई है उसमें, पहले बताएं यहाँ से एक्सपोर्ट हुई, अब फिर कह रहे हैं इन दोनों को बुलाऊंगा मैं। इस तमाम मामले पर ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, इसका मतलब यह है कि कोई बातचीत का तो दूर दूर तक इम्कान नहीं है। जो एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया गया था कि पिछले 1-2 हफ्ते में कोई मुलाकातें हुई हैं, और वो जितने लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे आज रात एक मुलाकात हो गई है, कल सुबह एक मुलाकात हो गई है, अब पता नहीं क्या होने वाला है। आज तो उन्होंने आकर कहा, उन्होंने कहा जी कोई मुलाकात ही नहीं हुई है, मेरी तो किसी से कोई बात नहीं हुई है। तो इसका मतलब यह है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे पीटीआई के साथ रास्ता खुलने का कोई इम्कान नहीं है, इसलिए उन्होंने इतना सख्त बयान दिया कि किसी तरीके से जो है वो मेरे बयान की एक न्यूसेंस क्रिएट हो और फिर मैं जो है वो मसले को आगे बढ़ा सकूं। जी, योर टेक ऑन। एग्जैक्टली आदिल, आपने बिल्कुल दुरुस्त एनालाइज किया है इस पूरी चीज को। इनके बुलाते हैं, हम बुलाएंगे, बुलाए ना, मैं तो कह रही हूँ ये बयान, सियासी बयान क्यों देना है? बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएं, एप्लीकेशन दें और कोर्ट के अंदर जो है वो कहें कि हम उनको एज ए विटनेस बुलाना चाहते हैं। बिल्कुल इस पर देर ना करें, इनको फौरन उनको बुलाना चाहिए। अजीबो गरीब बात यह है कि प्रोपेगेंडा में और हकीकत में फर्क होता है। प्रोपेगेंडा इन पे खत्म है करना, हर एक चीज को ये कुछ का कुछ रंग दे देंगे। जब इमरान खान ने ये साइफर आया था ना, जब उसने खेलने वाले ऑडियो आई थी, उसने तब भी कहा था अमेरिका का नाम नहीं लेना। वो इतना डट के खड़ा था, वो इतना बहादुर है कि उसने उस वक्त भी कहा अमेरिका का नाम नहीं लेना। वो एक जब खिताब करते हुए, कौम से खिताब करते हुए उनके मुंह से निकल गया एक दफा जब अमेरिका का नाम, उसके बाद यू टर्न ले लिया, नहीं मैंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। उसके बाद ये सब होने के बावजूद भी एक तरफ अमेरिकन एम्बेसडर केपीके में आ रहा है, उससे आप जो है फंड्स ले रहे हैं, उससे आप गाड़ियां ले रहे हैं, इनके सेनेटर्स को बुला बुला के घर पे आप खाने खिला रहे हैं। फिर लॉबियस्ट फर्म्स हायर की गई अमेरिका के अंदर, लाखों डॉलर्स के ऊपर उनको जो है लॉबियस्ट फर्म्स हायर की गई। इमरान खान का एक नहीं, बेतहाशा दर्जनों इंटरव्यूज मौजूद है। अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात अच्छा करना चाहते हैं, हमारी अमेरिका के साथ कोई लड़ाई नहीं, हमें अमेरिका से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये यहाँ की साजिश थी, ये यहाँ पे साजिश तैयार हुई। आज उन्होंने फिर एक नया, और ये बात आपकी दुरुस्त है,
उनको जब मीडिया नजर आता है ना इमरान खान साहब का, उनका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाता है और उनको जो है वो अचानक से वो एक शैतानी चरखा चलने लगता है कि अब मैंने कौम को फिर घुमाना कैसे है, मैंने उनको फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना कैसे है। आज इमरान खान साहब को ना ये बयान देने से पहले मीडिया से खिताब करने की बजाय उनको आज एप्लीकेशन अपने हाथ से साइन करके जज साहब के सामने रखनी चाहिए थी कि जी ये एप्लीकेशन पड़ी मेरी, जनरल बाजवा को बुलाए और डोनाल्ड लू को, अमेरिकी सफारत खाने का भी उनको शौक है ना, उनके बंदे बुलाए और जो है वो मैंने उनसे अदालत में यहाँ पर जो है उनसे सवाल करें। अजीब बात करते हैं, इस मुल्क के अंदर जो है वो जो साइफर आए थे ना, साइफर आए थे फिर जब आपने एटमी धमाके किए थे तब आए थे साइफर, और तब क्या क्या धमकी आई थी, तब क्या क्या कहा गया था, लेकिन उसको किसी ने तमाशा और मजाक नहीं बनाया क्योंकि उस वक्त के वजीर आजम नहीं। लेकिन अज़मा साहबा मैं आपको बता दूं कि देखिए साइफर पूरी दुनिया में एक दूसरे को लोग ममालिक भेजते हैं, वो जुबानें भी बड़ी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन अगर इस तरह हुकूमतें जो चंद सालों के लिए आती हैं, अगर वो उन बातों पर, उन राजों पर जो कौमी राज होते हैं, इस तरह सियासत, देखें एक इशू है, आप उसको डिमार्श कर सकते हैं, लेकिन अगर उस पर पॉलिटिक्स होगी कि जी चूंकि हमने इतना बड़ा फैसला किया था तो लिहाजा ये हो गया, तो फिर तो कोई रियासत व्यासत पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई मुल्क तो नहीं है फिर जिसका दिल चाहेगा वो कहेगा कि जी मेरी वजह से ये मुल्क चल रहा है, मेरी वजह से ये बंद होने वाला है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है आदिल कि असद मजीद साहब जिनको ये साइफर आया है वो खुद विटनेस है, उनका आपने वो देखा है ना, उनका जो उन्होंने अपना बयान जमा कराया, उन्होंने कहा मना किया, इनको कहा कि ऐसे मत करे और ये पूरी जो एक हमारी डिप्लोमेटिक एक जो नॉर्म्स है उसकी तबाही बर्बादी हो जाएगी, कोई पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स जो डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ बात नहीं करेगा। लेकिन उस आदमी को अपनी जात से आगे कुछ नजर नहीं आता, उसके लिए वो मुल्क को 9 मई की तरह आग लगाना हो, वो साइफर की तरह उसके साथ साजिश बना के खेलना हो, या मुल्क की जो फैब्रिक है मुल्क के अंदर पोलराइजेशन इतनी बढ़ा देनी। और आखिरी बात, साइफर जो है ये इमरान खान को बिल्कुल दुरुस्त वलीमे का कार्ड नहीं था जो वो जेब में डाल के जो है वो ले गए, फिर कहा मुझे गुम हो गया। हर एक साइफर जो पाकिस्तान बनने से आज तक जिस वजीर आजम को आया है, वजीर आजम हाउस में वजीर आजम वाली कॉपी मौजूद होती है, फॉरेन ऑफिस में एक कॉपी मौजूद हुई है, बाकी जो इदारों में जाती है वहां वजीर आजम हाउस में इस साइफर की कॉपी नहीं है। क्यों? ये वाकई इमरान खान का राशन कार्ड था या वलीमे का कार्ड था जिसको वो जेब में डाल के राइट पॉइंट टेकन। अज़मा साहब मुझे जरा महमूद मौलवी साहब आप ये बताएं, ये तो मैं अभी शुरू में भी बात कर रहा था कि एक तो हमने देखा ये एक प्रोपेगेंडा मशीन है, वो ये मशीन है कि वो जब देखते हैं कि कोई डायलॉग नहीं हो रहा, कहीं से कोई ऑफर नहीं आ रही, कोई बात नहीं हो रही, तो वो सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा मशीन टूल तैयार किया गया है, बल्कि ट्रोल्स तैयार किए गए, वो कहते हैं आज रात एक बड़ी अहम मीटिंग हो गई है और बस सुबह पता नहीं क्या होने वाला है, एक माहौल बनाया जाता है। मुझे तो लगता है, मैं अपनी राय दे रहा हूं कि फीलर लेने की कोशिश की जाती है, अगर हम 2-4 दिन ये बात करें तो क्या पता कोई बात करने के लिए आ जाए, लेकिन जब आगे से कोई बात करने के लिए नहीं आता तो फिर ये होता है जो आज हुआ है। मैं आपके सामने ये सवाल रखना चाहता हूं, मुझे बताएं कि कोई मुल्क का सफीर आके आपकी अदालत में गवाही देगा कि भाई मैंने ये काम किया है? सो इस किस्म की पॉलिटिक्स का क्या मकसद है? क्या वो ये समझ रहे हैं खान साहब कि मैं अगर ये स्टांस लूंगा तो ना अमेरिकी सफीर ने आना है और ना ही कुछ और मजीद होना है, तो लिहाजा ये पॉलिटिक्स की नजर हो जाएगा और जो मेरिट है केस का वो उड़ जाएगा? योर टेक ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं आपको बताऊं, आज जो ये बयान दिया गया इसके पीछे पस मंज़र क्या है। इसके पीछे पस मंज़र ये है कि वो उनको ये मालूम हो गया कि मुल्क स्टेबल हो रहा है, कीमतें नीचे आ रही हैं, डॉलर स्टेबल हो गया, मुल्क जो है इकनॉमी बेहतर हो रही है, एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रहे हैं, इंपोर्ट्स रुक गए। अब किसी ना किसी तरीके से उनको डैमेज करने के लिए, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी मुल्क में अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्योंकि एक स्टेबल मुल्क जब हो जाता है तो लोगों के मसाइल हल होते हैं। अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए कि जी अमेरिका को बुलाओ और इसको बुलाओ, वो एक किस्म का तमाशा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों। बदकिस्मती हमारी ये है कि ये बहुत सारे लोग जो हैं इन चीज़ों पे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये एक नारा लगता है कि जी अमेरिका ये कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया, और उसको एक्सप्लॉइट करके बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और ख़ान साहब जो हैं उन्होंने आज यही किया। देखिए ये तो जो है लॉबिस्ट फर्म इन्होंने हायर किया था कि खुदारा किसी तरह अमेरिकन को कहो कि जी मुझसे बात करें, मुझे निकालने ना दें। देखिए ये आज क्या किस मुंह से बात कर रहे हैं कि जी अमेरिका, ये अमेरिका के ख़िलाफ़ बयान तो दे के देखें।
ये तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। आप ये देखें, जब हमारी इकोनॉमी आज स्टेबल हो रही है, आज ये फिर उसको डिस्टेबल करने के। लेकिन मुझे बताएं महमूद मौलवी साहब, मुझे ये बताएं कि देखिए, ये तो हमें समझ आ रहा है ना सफीर ने आके गवाही देनी है और ना ही ये बात यहाँ से आगे जानी है। और वो जो बात कर रहे हैं साबिक आर्मी चीफ की, साबिक आर्मी चीफ को वो एक्सटेंशन दे रहे थे अनलिमिटेड टाइम की और 6 महीने की भी दे रहे थे, बाद में खुद भी तस्लीम किया। मैं तो ये समझ, मेरी तो अकल ये समझने से कासिर है कि अगर आप कहते हैं किसी ने आपके खिलाफ साजिश की है, तो एक मुल्क में आप लॉबिंग फर्म हायर कर रहे हैं और दूसरे आर्मी चीफ जिनको आप कहते हैं कि जी मैं इन्होंने किया, उनको आप एक्सटेंशंस दे रहे हैं। तो ये किस किस्म की पॉलिटिक्स है? मुझे पता है सफीर तो वो नहीं बुलाना चाहते। आपके ख्याल में क्या उन्होंने ये बयान इसलिए दिया है कि उन्हें मायूसी हो रही है कि ना मुझसे डायलॉग हो रहा एक, और ना ही जो है वो ये मुझे इस केस में फिट करें, इसलिए मैं इसको इस्लामिक टच और फॉरेन पॉलिसी का टच दे दूं? बिल्कुल यही है। देखिए, उसकी वजह ये है ना कि देखिए, ये तो खुद बाजवा साहब से रिक्वेस्ट करते रहे। देखिए, ये उन लोगों में से है कि देखिए, आज ये बातें कर रहे हैं कि जी बाजवा साहब, ये तो बाजवा साहब के साथ दिन रात में मीटिंग करते रहे। जो वो कहते थे सर और बताएं मैं और क्या करूं आपके लिए। ये तो एक्सटेंशन की तो बात बहुत दूर की बात है। बातें तो देखें, आज इस मुल्क को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ठंडे दिमाग से जरा ये सोचें कि आज जाके मुल्क स्टेबल हो रहा है, जहां स्टेबिलिटी आ रही है वहां इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकन को बुलाओ और आर्मी चीफ को बुलाओ, कल को कहेंगे कि अभी क्या बोलूं मैं। चलें सर, वो कह रहे हैं कि देखें, आप एक तरफ डायलॉग, पीछे मुज़ाकरात, उनके कहने पे आपने कहा मैं हुकूमत तोड़ दी मैंने, दूसरी तरफ वो कहते हैं मुल्क स्टेबल हो रहा है, इस वजह से ये बयान दिया और पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये सारा बयान दिया। वरना इन रियलिटी आप बताएं, कोई सफीर आके गवाही देगा किसी अदालत? डज इट मेक सेंस? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सफीर आके अगर किसी केस में उसका वो बनता है, वो क्यों ना दे? वो आके खुद कहेगा मैंने सुन लेना, क्यों ना देना? अगर मैं गलत केस भी कर रहा हूं तो वो आके गवाही दे दे कि यार ये झूठ बोल रहा है, ठीक है? अब जुरिसडिक्शन नहीं बनती डॉक्टर साहब, ठीक है? जुरिसडिक्शन एम्बेसडर बाउंड नहीं है आगे आपकी अदालत को नहीं है ना। अच्छा कार्ड खेला है सियासत, ठीक है ना? मैं सुन लेना सर बात करें, ठीक है? फॉर द सेकंड हम ये भूल जाते हैं कि किसने किसको क्या कहा है, ठीक है? फॉर अ सेकंड हम चले जाते हैं जरा पीछे, आज से 1.5 साल पहले पीछे चले जाते हैं और हम ये देखते हैं कि एक आपके मुल्क के सफ़ीर को एक मुल्क के जो नुमाइंदा है, जो उनकी हुकूमत का नुमाइंदा है, वो बुला के कहता है कि देखो, या इसकी जो हुकूमत है उसका तख्ता गिरा दो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, या अगर नहीं गिरा सके तो फिर तुम जिम्मेदार हो। मुझे समझ नहीं आती, मैं अगर उस मुल्क का बाशिंदा हूं और मेरे मुल्क के लिए कोई मेरे प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो चोर उचक्का ही क्यों प्राइम मिनिस्टर हमारा, अगर हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कहे कि भाई इसको ये कर लेंगे, भाई क्यों कहे? हु आर यू? आप कौन होते हो मेरे मुल्क को, मेरे एम्बेसडर को कहने वाले कि तुम अपने मुल्क के इस प्राइम मिनिस्टर का तख्ता गिरा दो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे? भाई तुम होते कौन हो? और या फिर ये कह देना कि चलो ठीक है, अगर तुमने कर दिया तो फिर हम तुम्हें माफ कर देंगे। भाई किस बात की माफी? लॉबिंग फर्म क्यों हायर की? एक मिनट है जो, अब मैं आपको बताता हूं, अब सुन ले मेरी बात, ठीक है? अब आपको थोड़ा सा इधर चीज को इस्तेमाल करते हुए देखना पड़ेगा कि लॉबिंग करते क्यों है। ये पाकिस्तान की लॉबिंग नहीं है, अमेरिका का एक सिस्टम है। अमेरिका के अगर आपने गवर्नमेंट से बात करनी है ना, तो या तो आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करते, या उनकी लॉबिंग एज अ लॉयर होता है, आप उनको एंगेज करते, उनको कहते ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट के साथ ये बात करो कि ये जो हो रहा है, ये जो आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, या ये जो कर रहे हो ये ठीक कर रहे हो, या ये जो करना चाहते हो वो कर लो। आप उनके थ्रू होकर ये जाके उनसे डिस्कशन एंगेज करते हो। इसके लिए लॉबिंग फर्म्स होती हैं अमेरिका में। अमेरिका और पाकिस्तान की लॉबिंग फर्म में जमीन आसमान का फर्क है। जो है वो साइफर केस के बाद क्यों याद आई? इससे पहले क्यों नहीं आपने लॉबिंग फर्म हायर की? देखिए, हमारे ऊपर जो सारा प्रेशर आ रहा था, जो हमारे लिहाज से गलत है, सही है, हम उसकी बात नहीं करते, हमारे ऊपर प्रेशर ये आ रहा था कि हमारे लिहाज से इन दोनों के आपस में, अच्छा अब आप कहते हैं कि आपने जल्दबाजी शुरू में नहीं सर, मेरा सवाल ये नहीं, ठीक है? मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, लॉबिंग फर्म पहले हायर क्यों नहीं की, बाद में क्यों की? और जो आप इंटरप्रिटेशन कह रहे हैं सर, ये लॉबिंग फर्म हम सब जानते हैं, एक सेकंड सर, लॉबिंग फर्म हम सब जानते हैं पार्टियां क्यों हायर करती हैं। उन ममालिक से अपने ताल्लुकात,
अपना मौकिफ पहुंचाने के लिए। Yes. जब आपको ये पता चल गया मौकिफ पहुंचाने के लिए, ताल्लुकात नहीं। सर ताल्लुकात उसी से जब मौकिफ पहुंचता है तब ताल्लुकात अच्छे होते हैं। Not necessarily. नहीं सर ऐसे नहीं करें ना सर। आप पहली दफा मैं इंटरप्रिटेशन नहीं बता रहे, लॉबिंग फर्म्स की इंटरप्रिटेशन हमें पता है, इंटरप्रिटेशन है ना आपकी बिल्कुल बेशक अपनी होगी। ये पहली लॉबिंग फर्म नहीं है जो ये काम कर रही है। आप मौकिफ इसलिए नहीं पहुंचाते आपको अखबार में छपवाना है, ताल्लुकात अच्छे करने के लिए आप मौकिफ अपना देते हैं। उस पोजीशन को क्लियर करने, you need to have good relationship with me। उस बात को क्लियर करने के लिए अब आपने क्लियर करने के लिए लॉबिंग फर्म हायर की कि भाई हमें गलत ले रहे हैं आप लोग। अब हमें पता चला है ये तो अंदर से सारा कुछ हो रहा था, आपका तो कसूर ही कोई नहीं था। लेकिन हैविंग सेड, आपको किसने कहा कि उस लॉबिंग फर्म से ये बात हो रही थी कि आपका तो कसूर ही कोई नहीं था? आपने पहले क्यों नहीं की लॉबिंग फर्म हायर? जब पता चला उसके बाद हुई है। यही मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपने इसीलिए जब पता चला तो हुई है ना, इसीलिए की है ना कि उन्हें बताएं कि हम आपके खिलाफ नहीं है। आप लॉयर को पहले एंगेज करने के, कत्ल करने के बाद जब आप पे इल्जाम आ जाएगा, वो कहते हैं कि कब खुला तुझ पर ये राज, इनकार से पहले के बाद। जब आपको ये पता चला हमने कहा यूट्यूब काम खराब हो गया तो आपने कहा खैर। हैविंग सेड दैट, आपको मैंने पहले भी सर ये सवाल उठाया आपके सामने कि आपके दो गवाहान जो बड़े इंपॉर्टेंट गवाहान हैं, दोनों ने नहीं आना, लेकिन उन दोनों का नाम आपने एक लीगल प्रोसेस में गवाही में डालने के बजाय सियासी बयान के जरिए डाला। अगर आप वहां डालते तो शायद हम कहते कि कोई यू मीन बिजनेस। फेयर एनफ, वेल हैविंग सेड दैट सर, आप मुझे बताएं। मेरे ख्याल में वो जो क्या बाबर रहमान साहब वो कह रहे थे कि हम इसको डाल रहे हैं। सर बाबर रहमान साहब, मैं तो वो सुन रहा हूं ना, मैं तो आप कोई बात कहना चाह रहे हैं? जी मैं देखिए गुजारिश ये है कि छोड़ दें कि सेनेटर साहब क्या कह रहे हैं, छोड़ दो तुम क्या कह रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। इमरान खान के अपने इंटरव्यूज निकालो ना, जो उन्होंने बीबीसी को दिए हैं, जो उन्होंने फॉरेन मीडिया को दिए हैं, जो उसके ऊपर वो अमेरिका को बाकायदा डिफेंड करते रहे बैठ के। वो कह रहे हैं हम किसी से बुरे ताल्लुकात नहीं चाहते, हम अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो ताल्लुकात ठीक करने के लिए लॉबिस्ट फर्म हायर की थे ना, ये बड़ी अजीब बात है। मैंने तो बता दिया ना, मैं इंटरव्यूज क्या कोट करूंगा। ये मैं यही बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम जो भी कह रहे हैं वो जो इमरान खान ने खुद अपने मुंह से इंटरव्यूज दिए हैं, इंटरनेशनल मीडिया को दिए हुए हैं, वो तो कम से कम उसको तो माना जा सकता है ना। सेनेटर साहब उसको तो मान लें कि इमरान खान ताल्लुकात बेहतर करना चाहते थे अमेरिका के साथ। इमरान खान ने ना दो काम किए हैं। एक, उनको बहुत शौक था इस्लामी टच देने का, हर चीज के अंदर तड़का जो है उनको इस्लामी टच लगाना होता था। और खुद जो है वो मौसूफ कितने बड़े मुसलमान है, कितने बड़े सादिक और अमीन है, ये रोज उसकी परतें खुल रही हैं। दूसरी मेहरबानी जो उनकी थी वो जिहादी बना रहे थे यहाँ बैठ के। अब मुझे बताइए, ये एब्सोल्युटली नॉट का भी एक तमाशा और ड्रामा प्रोपेगेंडा आपको याद होगा। तो भाई कहा कि जी वो अड्डे मांगे थे, इमरान खान ने मना कर दिया। और वो क्या था, मोईद यूसुफ जो इनका खुद के सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उसने आके बाकायदा पब्लिकली मीडिया पे कहा, उसने कहा ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी, कोई ना किसी ने अड्डे मांगे थे ना हमने देने से इनकार किया। ये है इनका तरीका वादा। आज़मा साहबा मुझे एक बात बताएं, मैं माजरत के साथ टीवी पर ऑन एयर ये बात कह रहा हूं, आप लोगों से कोई अड्डे नहीं मांगता, ना आप लोग अड्डे दे सकते हैं। अड्डे जिनसे मांगे जाते हैं उन्हीं से मांगे जाते हैं और वो दे भी सकते हैं। ये सब पॉलिटिक्स है ना। अड्डे आपसे पूछ के कोई देता है ना आपको बता के कोई देता है। ये पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, मैं टीवी पे ये बात कह रहा हूं। तो ये भी एक कहानी है, हमसे अड्डे मांगे। भाई अड्डे जिनसे मांगने होते हैं वो मांग लेते हैं, देने होते हैं वो दे भी देते हैं, नहीं देने होते नहीं देते। यही मैं गुजारिश कर रही हूँ कि इनकी ये खुद तो उस वक्त जो है बाकायदा तौर पर ये सरेंडर कर हुए थे ना हर चीज, और अब कहते हैं हमने सरेंडर किया हुआ था, हर चीज बड़ा बुरा किया। बात यह है कि ये इस तरह खेलते हैं। अब यहाँ बैठकर एब्सोल्युटली नॉट का तमाशा लगा लिया, लोगों ने कहा वाह वाह जी इमरान खान तो बड़ा अमेरिका के सामने खड़ा हो गया। अब एक तरफ अमेरिकियों के सामने जो है वो पैर पड़ रहे हैं, लॉबियस्ट फर्म्स को आपने हायर किया हुआ, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छा करो, यहाँ आप लोगों को बुला के खाने दे रहे हो। और इनके लोग सफीरों के साथ आज भी जाके मिलते रहे, सफीरों के साथ जाके मिल रहे हैं, इमरान खान की मदद करें, इमरान खान को जो है वो इससे मिलते रहें। एक ब्रेक लेंगे। आज बड़ा कैलकुलेटेड है, आज का बयान बहुत कैलकुलेटेड है, क्योंकि एक पॉलिटिकल हंगामा क्रिएट करना था और वो कर लिया है कि ये दोबारा से वो प्लेयर्स सामने ले आए। हालांकि कानूनी तौर पर उस चीज़ की प्ली नहीं ली जा रही। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जरा कुछ और हम इश्यूज पे बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। महमूद मौलवी साहब, आप यकीनन इसका भी जवाब देना चाह रहे होंगे जो पहले डिस्कशन हो रही थी, लेकिन जरा मुझे पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे बताइएगा कि अकबर एस बाबर साहब ने इसको चैलेंज किया है। क्या
ईसीपी को ये इलेक्शन आपके ख्याल में कबूल करने चाहिए जितनी इस पर अभी तक बात हो रही है? देखिए, अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की और हम बात करें इलेक्शंस की, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो है क्लीन एंड क्लियर इलेक्शंस किसी पार्टी में नहीं होते, ठीक है ना, और यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होते। देखिए ना, पार्टी में अगर आप इलेक्शंस की बात करते हैं, हम सब बात करते हैं डेमोक्रेसी में, मेरा कहना यह है कि किस पार्टी में डेमोक्रेसी है, और पीटीआई में तो डेमोक्रेसी का नाम भी नहीं है, ठीक है, और पीटीआई में तो नाम भी नहीं है। देखिए ना, अब अगर सिलेक्शन करना है तो मेरा ख्याल से सही है, जिसको कहना सिलेक्ट कर लो इसको। देखिए ना, हमें बताया जाए, अगर आप ओपन बात कर रहे हैं तो पूछे ना कि वोटर्स लिस्ट कहाँ है, पहले तो मुझे कोई वोटर्स लिस्ट दे दें, वो भी नहीं होते। देखिए ना, कैंडिडेट्स किस थे, वो जिसको मर्जी करते। देखिए, बादशाहत है, जहाँ के गवर्नर जनरल लगाने थे वो लगा दिए, और जो है उन्होंने जो है फलाने को जो है इंटीरियम जो है प्रेसिडेंट बना के, चेयरमैन बना के खड़ा कर दिया। देखिए, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। लेकिन हमारे साथ तो ये डैमेज हो गया ना महमूद मौलवी साहब, हमें तो एक बड़ा ये नुकसान हो गया कि दो पार्टीज थी जिनमें पार्टी के सदर, जनरल सेक्रेटरी, सब कुछ जो है वो इसी तरह सिलेक्ट हो जाते थे, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक ढोंग होता था। अब मुझे ये बताएं, एक थर्ड फोर्स की हमें रामलीला सुनाई गई थी कि ये आएंगे तो पार्टी के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए, पहले ये बताया गया था, फिर हमें ये बताया गया था कि मुल्क में जमहूरियत, फिर हमने मुल्क में जमहूरियत और हुकूमत भी देखी, किन लोगों के हाथ में हुकूमत रही, कौन लोग जो है वो सूबे चलाते रहे। लेकिन मुझे ये बताएं कि फिर पाकिस्तान में ये डेमोक्रेसी वाला ख्वाब तो कभी पूरा नहीं होना, क्योंकि जब पार्टीज के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है, ये यहाँ पर भी जो है अपॉइंटमेंट्स ही हैं, तो फिर उसके बाद कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ये क्लेम करेगी कि हम मुल्क में जमहूरियत लाएंगे? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही है, दोनों को जो पार्टीज थी, जो मेजर पार्टीज थी, उनमें ये था। मगर इसमें मैं आपको बताऊँ, पीटीआई में उनसे एक हाथ आगे था, इधर तो कोई बात भी सुनना नहीं चाहता था। देखिए, इधर तो अगर कोई बात करे तो कहते थे हम आपको पार्टी से निकाल देंगे। जब वो कहते थे कि फौज के खिलाफ बोलो और फौज के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स दो, आप लोग ट्वीट करो, तो जो आदमी कहता था कि मैं ट्वीट नहीं करूंगा, और ये भी कहा जाता था कि अगर आप ट्वीट नहीं करेंगे तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। यहां तक तो हालत थी इस चीजों की। क्या बात करते हैं, चेयरमैन पीटीआई कहते थे, इतने लोग गवाए, बिल्कुल उसी के वो ग्रुप पे ऊपर थे। जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, उस ग्रुप पे चेयरमैन पीटीआई भी थे। वो कहते थे कि फौज को जो है बुरा भला बोलो। तो वो तो फिर फिर तो इस केस से वो नहीं निकल सकेंगे। फिर तो साइफर से बड़ा ये केस होगा कि 9 मई वाले मामले पर ये फिर आप तो कह रहे हैं कि आप उस ग्रुप में देखते रहिए सब चीजें, ये तो और बड़ा मसला है फिर। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं, और भी लोग ग्रुप पे थे। उन्होंने कहा जो नहीं कहेगा उसको ग्रुप से निकाल दो। और एक स्टेज के ऊपर शौकत तरीन ने, ठीक है ना, शौकत तरीन साहब ने उसके जवाब दिया था, ऐसी तबीयत साफ की थी, कहने लगा क्या बात करते हैं कि हम ऐसे करें, मैं नाम लेके बात कर रहा हूं, और ये जवाब मैं भी देने वाला था, तो उससे पहले मैंने देखा ये जवाब आ गया। और तो शौकत तरीन साहब ने उनको अपोज किया इसमें कि हमें ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, शौकत तरीन साहब ने कहा कि कहने लगा क्या आप बात करते कुर्बानी हो गई। मैंने शौकत तरीन साहब ने जो इसको अपोज किया था, वो तो आज है भी नहीं पाकिस्तान में, उसके बावजूद मैं नाम ले रहा हूं। ओके, ये तो बड़ा संगीन इल्जाम है। महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं आप लोगों के ग्रुप्स में चेयरमैन पीटीआई खुद इल्जाम लगाते थे, और उन्होंने कहा शौकत तरीन साहब ने उनको रोका टोका। अब अच्छा, मैं एक चीज बता देता हूं, जो आप बता रहे थे ना, मैं थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए कमेंट करूंगा। जब आप कह रहे थे ना वो जो मांगते हैं, बेसिस मांगते हैं, वो देते हैं, आई एम श्योर वो इसी तरह ही होता है। लेकिन वो एक इंटरव्यू की बात थी। इंटरव्यू में जो बंदा था उसने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप ये कर लोगे। अब वो मांग रहे या नहीं मांग रहे हमें नहीं मालूम। उसने एक सवाल किया, उसका जवाब उन्होंने दिया एब्सोल्युटली नॉट। बाकी कुछ जगह हुआ या नहीं हुआ, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं अभी, आप मुझसे एक सवाल पूछते हैं, मैं आपको कहता हूँ एब्सोल्युटली नॉट, दैट्स गुड इनफ अ मैसेज। जो मर्जी टीवी देख रहा है उसके लिए ये मैसेज है। अब अगर मुझसे किसी ने पूछा नहीं पूछा वो अपनी जगह है, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत थी कि मैं टीवी पे, मुझे पता है कि मेरा व्यूअर कौन है और मैं कह रहा हूँ एब्सोल्युटली नॉट। साले बाकियों में हिम्मत ही नहीं है कुछ कहने की। बैकग्राउंड बता दूं? एक मिनट है, मुझे बैकग्राउंड ना बताया, मैंने देखिए मुझे बैकग्राउंड का नहीं पता, मैं तो वो बताया जो मैंने देखा। क्योंकि सर मैं अमेरिका, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, मैं अमेरिका गया था और अमेरिका में ये सारा इवेंट मैंने कवर किया था। आपको खुद भी याद होगा जब वापस आए तो यहाँ एयरपोर्ट पे सेलिब्रेशंस हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी खामोशी इख्तियार रखी। प्रॉब्लम यह है कि जो सच बात तो यह है कि अमेरिका हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरा।
एक कॉन्टेक्स्ट होता है ना हर चीज का, या फिर शायद हम उनके एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरे। हम भी नहीं उतरे होंगे, वो भी नहीं उतरे होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं पूरे वसूख से कि उससे पहले ये कहा गया था, खुद खान साहब ने कहा मुझे ऐसा लग रहा है मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। तो अगर आप वर्ल्ड कप, अमेरिका के साथ इतनी भी कोई दुश्मनी नहीं थी, उसकी दुश्मनी की रीजन जाहिर है यही थी, दोनों ममालिक के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। सो हम अपने मुल्क के इंटरेस्ट को अपने पैटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट में कैसे गेन कर सकते हैं? हमने आज तक अपने मुल्क के इंटरेस्ट की बात नहीं की, हमने उनके इंटरेस्ट की बेसिस पे हमने अपने पूरे मुल्क को तबाह कर दिया, $200 बिलियन का नुकसान करा दिया। लेकिन अभी आ जाते हैं, अभी महमूद मौलवी साहब, ऑफ ऑल द पीपल, महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बादशाह थी। मान लिया कि बादशाह थी, बादशाह तो PPP में भी थी, बादशाह तो PMLN में भी है, बादशाह तो JUI में भी है, बादशाह तो NAP भी है। अगर आज PTI की जगह इनमें से कोई पार्टी होती, कौन बनता? मैं बताता हूं, जिसके साथ शरीफ, जिसके साथ भुट्टो, या जिसके साथ जरदारी, या जिसके साथ वली, या जिसके साथ फजल रहमान, ये होते साले किसी और को आने तो दे, बाकी सब यू का बात कर करे। ये गुलामाना जहन वाले लोग हैं। कम अज कम इधर तो मान लेना कि अगर चलो बाकी सब कुछ नहीं है, एक ऐसे बंदे को कि जो के पार्ट उनका रिश्तेदार नहीं है, किसी भी लिहाज से नहीं है, उसको बना दिया। चलो कम अज कम अगर बाकी सारे गलत हैं और हम भी गलत हैं, इधर तो हम उनसे बेहतर है ना। नॉन फैमिली ओरिएंटेड तो हो गए ना, दिखा दिया ना। एटलीस्ट गिव द क्रेडिट, द ड्यू क्रेडिट ना। बाकी लोग तो आसमा बेचारी जो मतलब वो पीपल्स पार्टी छोड़ के इधर आई थी कि शायद कुछ हो जाए, इधर भी और उधर भी ये लोग हर वक्त हाथ बांधे रहेंगे, उससे आगे जा नहीं सकते। और कौन जा सकता है? सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो उनके खानदान के नस्ल दर नस्ल गुलाम भी रहे हैं, वो जा सकते हैं। जी अज़मा साहिबा, वो कहते हैं कि जी हमने कम से कम एक ऐसे बंदे को बनाया जो उनका रिश्तेदार नहीं है, ये तो आप हमें दाद दें, वरना तो फैमिली लिमिटेड कंपनीज हैं सब। नहीं देखिए, वो तो बता दिया था ना, अली जफर साहब ने जब अनाउंस किया तो उन्होंने कहा कदावर शख्सियत तो हमने लगानी नहीं थी, तो वो उस बेचारे को जो उसको लगाया उसका अपने कद कितना छोटा कर दिया था पब्लिक के सामने, वो तो बता दिया। उनको पुजदार लगाने की आदत है, रिमोट कंट्रोल पे चलाने की इस आदमी को आदत है, वो अपने अलावा तो किसी और को देख नहीं सकता ना उसका। और ये जो है ना दूसरों को दरबारी दरबारी कहते हैं, इनके घर में तो मतलब जानवरों से ज्यादा औकात नहीं है। ये जो सारे जो बड़े बड़े लीडर बने रहते हैं ना, इनको जमान पर की ड्यूटी तक जो है ना वो लांगने की इजाजत नहीं थी, और ये जो है वो दूसरों को बातें करते हैं बैठ के। ये इनका तरीका है, इनको हर चीज के साथ गाली देनी है। और ये जो कौन सी गाली दी है इन्होंने? इशू नहीं था, प्रोपेगेंडा बना दिया, ये बात थी नहीं, उसको झूठ को डेवलप कर दिया। आज भी हकीकी आजादी किससे लेनी है इनको? हकीकी आजादी नाम क्यों नहीं लेते? बताए ना किससे चाहिए इनको आजादी? पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हकीकी आजादी का नारा लगा, किससे चाहिए इनको हकीकी आजादी? बोले ना, बताए किससे चाहिए इनको हकीकी आजादी? और दूसरी बात यह है कि हमारी पार्टी के अंदर हमारे पास एक वोटर लिस्ट है, हमारी जो पूरी जो जनरल काउंसिल थी वो प्रेजेंट होती है, और हमारा जो इलेक्शन है वो लाइव हुआ था सबके सामने। हमारे कोई जो है वो आके किसी ने ये नहीं कहा मुझे कागजात नामजदगी नहीं मिली, मैंने खड़े होना था। लेकिन आज़मा साहबा 2000 का इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसके बाद ये सारा मसला जो है वो हल होता है। आइन में तब्दीली की इन्होंने, आदिल अपने आइन में तब्दीली की, और आइन में तब्दीली करके इन्होंने अपनी काउंसिल जो है वो बताई, और उन्होंने कहा कि उसके जरिए इलेक्शन हुआ करेगा। लेकिन वो इलेक्शन आज तक नहीं हुआ। जस्टिस वजी वाला एक इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के अंदर जो है वो क्या बातें हुई थी, कैसे वो इलेक्शन हुआ था। इनके तो पार्टी के अंदर इंसान की औकात जानवर जितनी नहीं है। एक पार्टी कारकुन को जानवर जितनी औकात नहीं मिलती, ये दूसरों को बातें करने लगे। मैं चले मैं जरा एक सवाल मैं करना नहीं चाहती, लेकिन मेरी एक गुजारिश जरूर है कि ये तो अलहदा है ना, ये आसमान से उतरे हुए हैं। वो छोटे से कद के बंदे को एक दूसरे बुजदार को लगा के ये जो है ये अब समझ रहे हैं इन्होंने जमहूरियत कायम कर दी है मुल्क के अंदर। लड़ने देते ना अकबर एस बाबर को, जो आपने वो कुर्सियां मेज लगाए थे जिसके ऊपर आपने इलेक्शन कराना था, वो कुर्सियां मेज नहीं भर सके। आप कह रहे हैं आप बड़े मकबूल हैं, वो चंद बंदे आके आपके इलेक्शन तो लड़ नहीं सके। आपने किसी को इलेक्शन लड़ने की जुर्रत नहीं देने दी। मैं जरा एक सवाल का जवाब ले लूं। आपने जो सवाल उठाया है, वो जो आपने सवाल उठाया है जरा मुख्तसर, क्योंकि ब्रीफ कमेंट में फिर महमूद मौलवी साहब की तरफ जाना है। वो कह रही हैं आप हकीकी आज़ादी किससे चाहिए आपको?
देखिए, हकीकी आज़ादी हमें किसे चाहिए? हकीकी आज़ादी हमें चाहिए उस सोच से जो कि बाकी मुल्कों की गुलामाना सोच है, कि आपको एक मुल्क डिक्टेट कर रहा है कि तुमने क्या करना है, क्या नहीं करना, किसके बारे में क्या बयान देना है, तुमने यूक्रेन के बारे में बयान देना है। इंडिया को कुछ नहीं कह रहे, हमें कह रहे भाई क्यों कह रहे हो? उसकी वजह यह है कि हम बेगर्स हैं एंड बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स। हमें उस सोच से आज़ादी चाहिए, हमें उस सोच से आज़ादी चाहिए कि जब हम पैसे वो कर रहे हैं तो हमारे पास कोई ट्रायल नहीं है कि भाई कोई मनी ट्रायल नहीं है, आज तक नहीं हुआ कोई। हमारी देखो, इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया तबका जो कि शुगर मिल का ऑनर है, इन लोगों से आपको आजादी चाहिए किससे? अमेरिका से चाहिए? देखिए, हमें उस सोच से चाहिए, हमें उस सोच से आजादी चाहिए जो आपको गुलामाना जहन करके करती है, जो आपको कहते हैं, जो हर एक के सामने जाके लेट जाते हैं और कह देते हैं कि यार जो आपकी हम कर लेंगे। उस सोच से हमें उस सोच से चाहिए। जिस दिन हमने अपनी सोच बदल दी, हमने अपनी तकदीर बदल दी। जी आजमा साहबा, वो कह रही है हमें सोच से आजादी चाहिए। माशाल्लाह सोच बदलनी है। सफीरों, उन्हीं मुल्कों के सफीरों से जो है वो जाके चोरी छुपा मुलाकातें करते हुए, उन्हें इमरान खान के लिए हमारे मुल्क में मुदाखलत के लिए कहते हुए, इनके अपने यूएस के जो ओहदेदार हैं वो कांग्रेसमैन के साथ मिलके कहते हैं आपने IMF को रोका क्यों नहीं पाकिस्तान को पैसे देने से। ये है इनकी सच्चाई और असलियत। वो हकीकी आजादी सोच वोच नहीं है। हकीकी आजादी फौज के खिलाफ खड़ा करना है लोगों को। फौज के खिलाफ जो है वो हकीकी आजादी का नारा लगाकर उनके ऊपर हमला कराने की हकीकी आजादी मांगते हैं। इनको वो आजादी चाहिए जिसमें मादर पितर आजाद हो। ये उन्होंने भी हकीकी आजादी का हुआ है, उस वक्त तो कुछ नहीं था। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जरा कुछ और हम इश्यूज पे बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा जरा अब ये टिकटॉक के मामले पे आ जाते हैं। ये अज़मा साहबा, एक तरफ शाहिद साहब जो हैं जो बात कर रहे हैं वो लाडले के जो तसव्वुर है उसको तक़वियत दे रहे हैं, दूसरी तरफ दानियाल अजीज़ साहब ने भी अंदरूनी इख्तिलाफात की निशानदेही की है। मरियम औरंगज़ेब साहबा के बारे में उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो है वो हमारा मौक़िफ़ सारा तबाह कर दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर के दिन में 4-4 दफ़ा। ये चल क्या रहा है नून लीग के अंदर? खुरम दस्तगीर साहब भी कह रहे हैं कि जी हमें तो अभी उसूलों को एक तरफ रखना पड़ेगा, कई भूल भुलैयों से गुजर के टिकट्स देने पड़ेंगे। क्या समझा जाए, नून लीग टिकटों का फैसला जो है वो अब जो इलेक्टेबल्स हैं या जिनका देखा जाएगा हाँ मजबूत है, उन लोगों को ही देगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये बात बहुत कैटेगोरिकली पार्टी पॉलिसी दे चुकी है कि जहां पर हमारा पार्टी वर्कर जो खड़ा रहा है इस्तिकामत के साथ हर बुरे अच्छे हालात के अंदर, और वो जो है इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है, उसको प्रायोरिटी मिलेगी। देखिए, पार्टियां इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन लड़ती है ना जी। और पहले जो है वो हमसे इलेक्शन चोरी हुआ है 2018 में। हमारी टिकट्स किस तरह से वापस की गई थी, किस तरह हमारे खिलाफ एक चेस बिछाई गई थी, वो जो है वो उसके बावजूद हमने पंजाब में मेजॉरिटी ली थी। वो अलग बात है, हमारी हुकूमत नहीं बनाने दी गई। और अब भी हम बड़े सिस्टमैटिकली, इलेक्शन एक सिस्टमैटिक गेम होती है, ये मतलब ये बच्चों वाला खेल नहीं है। और ये ऐसे घर बैठ के, तो ये जो दानियाल अजीज साहब और शाहिद साहब बात कर रहे हैं या फिर जो खुरम साहब बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब लिया जाए? नहीं, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि हमें जो है वो कई जगहों के ऊपर जहां पर हमें लगता है कि हमारा पार्टी वर्कर जो है वो शायद सीट निकालने की पोजीशन में नहीं है, वहां पर हम किसी और ऐसे शख्स को जो सीट निकाल सकता है उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये बड़ी पार्टियों में, अब आज मैं एग्जांपल दी, पिंडी की हमारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग थी, उसके अंदर एक एक सीट के ऊपर 12 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। अब वो 12 लोग कंटेंडर है ना, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, बट टिकट किसी एक को मिलेगा। और ये हर पार्टी में होता है, ये नहीं है कि ये सिर्फ नून लीग में हो रहा है, लेकिन बड़ी पार्टियों में ज़ाहिर है कंपटीशन ज्यादा है। इसलिए तो दानियाल अजीज पिंडी के हल्के में मजबूत है अपनी सीट पे। दानियाल साहब पे आ रही हूँ। दानियाल साहब का भी एक लोकल इशू है, और वो देखिए बहुत सारी बातें पार्टियों के अंदर, अच्छे बुरे टाइम, बहुत सारी चीजें। मैं दानियाल अजीज गलिबन कह गया, दानियाल जो है चौधरी वो मजबूत है पिंडी में? जी मैं अभी पर्टिकुलरली उस सीट के हवाले से कुछ नहीं कहना सकती, क्योंकि मेरी पार्टी का फैसला भी नहीं आया। मेरी पार्टी का जब फैसला आ जाएगा तो फिर मैं ज़ाहिर है उस पोजीशन में होंगी कि मैं दानियाल अजीज साहब पार्टी में है भी? बिल्कुल है, और उन्होंने खुद भी कहा है, लेकिन ये बात उनको पार्टी के अंदर बातें करनी चाहिए थी जो भी उनकी थी। और ये उनके नीचे जो एक MPA का विंग है, उसके ऊपर टिकट का पॉइंट टेकन, उसको वो
साइड पे ले गए। राइट पॉइंट है। महमूद मौलवी साहब, आपने जो सवाल उठाया था अज़मा साहिबा ने, उसका जवाब डॉक्टर साहब ने दिया है कि हमें सोच से आज़ादी चाहिए और हम इस सोच से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं जो हकीकी आज़ादी है। दूसरी बात यह है कि आप लोग भी जो है वो बात कर रहे हैं, PMLN के अंदर से भी आवाज़ उठ रही है और इमरान इस्माइल साहब ने भी एक बात कर दी है कि जी ये इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया कि नून लीग को सपोर्ट कर रही है। तो क्या ये आप लोगों की पार्टी की राय है या इमरान इस्माइल साहब की अपनी राय है, ये क्या है? नहीं, देखें एक बात ना, मैं इमरान इस्माइल साहब के साथ बैठा था, इमरान इस्माइल साहब बात करते थे, इसको मैं ज़रा करेक्ट, PMLN का मेरे ख्याल से वो कंट्रोल और रुझान नहीं है जो पंजाब में है, और सिंध के अंदर जो हुक्मबंदी जो हुई है उसके खिलाफ जो बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि PMLN के खिलाफ कर रहे थे। तो इमरान इस्माइल साहब ने नून लीग के ऊपर नहीं कहा ये? उन्होंने पीपल्स पार्टी का नाम लेके कहा। देखिए उसकी वजह कि सिंध के अंदर नून लीग की पॉपुलैरिटी नहीं है इतनी, और नून लीग का कोई हुकूमत में अमल दखल नहीं है। देखिए वो पीपल्स पार्टी तो पिछले 15 साल से, MQM ने भी यही कहा है, ठीक है ना, GDA ने भी यही कहा है। तो अगर GDA, MQM और IPP कह रही है तो मतलब आपने इसको, मेरे समझ में नहीं पड़ता नून लीग की तरफ कहाँ से लेके गए। नून लीग का तो मतलब हुकूमत थी नहीं पिछले कई सालों से। ठीक है, थैंक यू सो मच महमूद मौलवी साहब, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, अज़मा बुखारी साहब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है। जैसे जैसे केसेस आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सख्त बयानात भी आगे बढ़ रहे हैं। इंतखाबात से मुताल्लिक भी जो है वो बहस जोर पकड़ती जा रही है। मेरी मालूमात के मुताबिक आज की तारीख में जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, अभी तक इंतखाबात वक्त पर होने हैं, और मैं काफ़ी दिनों से ये बात कह रहा हूँ। एक ऐसे वक्त में जब सोशल मीडिया पर भी ये बात हो रही है कि इंतखाबात कुछ सर्टन नहीं है, कुछ टाइम पता नहीं है, और एक ऐसे वक्त में भी जब मीडिया के अंदर भी ये बात हो रही है, लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि अभी तक इंतखाबात हो रहे हैं, कल का पता नहीं, कल कुछ होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।